हेलो फ्रेंड्स, पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों देखिए, अपन देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपन फिनिश की ओर जा रहा है, क्योंकि आप अपन इसका लास्ट चैप्टर जो देख रहे हैं मिससेलेनियस देख रहे हैं। मिससेलेनियस की कुछ एग्जाम्पल अपन ने प्रीवियस क्लासेज में देख लिया था, तो आपको यानी कि उनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप मेरी प्रीवियस क्लासेज को चेक कर सकते हो। तो बेटा आज आगे के जो भी आपके एग्जाम्पल हैं, जो भी क्वेश्चन है, उनको देखेंगे, और आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो भी चीज़ है, जो कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, जी मैंने कहा था कि आपको मिससेलेनियस का मतलब एज ए रिवाइज होता है कि आपको इसमें यानी कि जितने भी पॉइंट आपने पढ़े हैं यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितनी भी कहानियां आपने पढ़ी है, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा है, चेंजेस ऑफ क्वांटिटीज पढ़ा है, तो उन सभी के बारे में यानी कि आपको क्वेश्चन मिलने हैं। एज ए आपको क्या करना है, इसका एक रिवीजन करना है। तो बेटा आगे और अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो भी चीज अगर धुंधली रही है, कोई चीज अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो एक विविध के माध्यम से क्वेश्चनों को करके अपन ये बात प्रूव करेंगे कि यानी कि हाँ इजीली अपन सारी चीजों को कर पा रहे हैं। तो देखते हैं बेटे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 तक अपन प्रीवियस क्लासेस में देख चुके थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मिससेलेनियस के क्वेश्चनों में। तो आपका जो 34 है उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस कॉस एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 से प्रदत्त फलन f 0 to π/4 में कैसा है, निरंतर वर्धमान है। और मैंने कल भी एक सवाल जो प्रीवियस करवाया था, उसमें लास्ट जो अपन ने छोड़ा था टॉपिक को, उसमें यही देखा था कि कब फलन वर्धमान होता है, कब फलन हास्यमान होता है। यहाँ एक स्पेशल कंडीशन कही है, निरंतर वर्धमान, यानी कि जब भी आपको दिखाई दे कि वर्धमान है या हास्यमान, या आपको सुनाई दे कि आपको वर्धमान या हास्यमान क्रिएट करना है, मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए बेटा आपका जो पहला काम होता है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसमें आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स आपको डिफाइन करना है। एफ डैश एक्स के बाद यानी कि दो कहानियां होंगी, एक इंटरवल देगा जिसमें आपको चेक करना होगा इस इंटरवल में आपका फंक्शन वर्धमान है या हास्यमान, या फिर आपको ऑलरेडी इंटरवल पूछेगा, जब कहेगा कि वह इंटरवल डिफाइन कीजिए जहां आपका फंक्शन कैसा है, वर्धमान या हास्यमान। तो फिलहाल अपन देख पा रहे हैं बेटे कि आपको जो इंटरवल दे रखा है एफ जो है 0,π/4, यानी कि इंटरवल दे दिया। इस इंटरवल में आपको क्या बात सिद्ध करनी है कि आपका जो फलन है वो कैसा होना चाहिए, निरंतर वर्धमान होना चाहिए। आपका फलन कैसा होना चाहिए, निरंतर वर्धमान होना चाहिए। कि आप जैसे ही एफ डैश एक्स डिफाइन करें, एफ डैश एक्स डिफाइन करने के बाद इस इंटरवल 0 to π/4 का मान इसके अंदर रखें, तो वो यानी कि आपको कैसी वैल्यू दे दे, पॉजिटिव वैल्यू दे दे। तो देखते हैं बेटे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से अपन को इसका यानी कि इस इंटरवल में प्रूव कर पाएंगे कि यानी कि ये फलन कैसा है, वर्धमान। तो आपको बेटा जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को लिखें। तो आपको फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, और क्या है, x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 से। तो देखिए बेटे कि आप जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया, x, तो f ऑफ x का आपका बन गया f डैश x। तो देख पा रहे हैं बेटा आपको इसमें क्या लगाना है, चैन रूल लागू करना है। तो tan इनवर्स पूरा क्या है आपका x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन के लिए, 1/1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो x किसको इमेज कर रहे हो आप, फिलहाल sin x प्लस cos x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब क्या कहानी होती है कि जिसको भी आपने x पढ़ा है यानी कि श्रृंखला नियम में, उसका दोबारा अवकलन करोगे तो sin x का तो क्या हो गया, cos x, और cos x का क्या हो गया बेटा, माइनस का sin x। तो यानी कि प्रॉपर जो आपका एफ डैश एक्स आया वो आया cos x माइनस sin x डिवाइड बाई 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो बेटे अपन देख पा रहे हैं कि जो अपना एफ डैश एक्स आया है वो cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x का क्या है, होल स्क्वायर। और आपको इस इंटरवल में डिफाइन करना है कि इस इंटरवल में 0 to π/4 आपका एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, वर्धमान होना चाहिए। कोई भी फलन वर्धमान कब होगा, जब इस इंटरवल की वैल्यू को जो भी दे रखा है उसको एफ डैश एक्स में रखे। एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो देखो बेटा आपके पास जो भी इंटरवल दे रखा है, आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 to
π/4। तो आपको जो इंटरवल दिया गया है बेटा, ओपन इंटरवल दिया गया है। ओपन इंटरवल की कहानी क्या होती है कि इसमें किनारे के अवयवों को शामिल नहीं करते, यानी कि 0 और π/4 के बीच में जितनी भी वैल्यू आप लेना चाहें उनको कहाँ रखोगे, f' में रखोगे। तो 0 और π/4 के बीच में अपन देख लेते हैं कि π/6 आता है, 30 डिग्री आता है। तो f' अपन ने रखा किस पर, π/6 पर। तो देखो बेटा, प्रीवियस भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क यानी कि आपको ऐसा कोई काम करना है जहां से आप कैलकुलेशनों को इजीली देख पाए। तो अगर आप इस कंडीशन को देखें, इसके डिनोमिनेटर को देखें, आप इसके हर को देखें, तो आप देख पा रहे हैं 1 + sin x + cos x का होल स्क्वायर, कि आप कल को इस वैल्यू के स्थान पर जो मर्जी आए वो मान रखें। अगर ये नेगेटिव आए या पॉजिटिव, उसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर आने के कारण ये कैसा ही हो रहा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में फिर कोई मान ऐड कर दिया तो ये पूरी वैल्यू तो कैसी है, पॉजिटिव। यानी कि आपको जो छोटा और बड़े वैल्यू देखनी है वो किस पर देखनी है, सिर्फ और सिर्फ cos x - sin x, क्योंकि इसको तो इजीली देख पा रहे हैं कि sin x + cos x का होल स्क्वायर है। यदि किसी फंक्शन का होल स्क्वायर है, मीनिंग वो तो हमेशा वैल्यू ही आपको क्या देगा, या तो 0 देगा या 0 से बड़ी। तो ये पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव में ऑलरेडी कुछ 1 ऐड कर रहे हो, तो यानी कि ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव। यानी इस फंक्शन ने तो आपको बता दिया कि इस फंक्शन से तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है कि नेगेटिव दे भी गया, नहीं कि ये तो ऑलवेज आपको कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। चेक करना है cos x - sin x को, और cos x - sin x पर क्या वैल्यू पुट कर ले, π/6। तो जब π/6 रखोगे तो ये हो गया cos π/6 और ये हो गया sin π/6। अगर आपको रेडियन में वैल्यू पता नहीं है तो डिग्री में देखो, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो बेटे √3 का मान होता है 1.732 डिवाइड बाई 2 और -1 डिवाइड बाई 2। तो आप देख रहे हो ये जो आपकी वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू कितनी है, छोटी है। तो यानी कि अगर पॉजिटिव में से छोटा नेगेटिव रहता है, घटाते हो, तो f' π/6 पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपके किससे बड़ी आ जाएगी, 0 से, क्योंकि इस मान में रखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है। ऑलवेज f' जो आपका है वो कैसा ही रहना है, पॉजिटिव, यानी कि जो आपकी इस पूरे की वैल्यू है वो तो कैसी रहनी है, पॉजिटिव। चेक किस पे करना था, सिर्फ और सिर्फ cos x - sin x पर, कि ये वैल्यू आपको कैसी देता है। तो इसने भी वैल्यू आपको कैसी दे दी बेटा, पॉजिटिव वैल्यू दे दी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब नीचे भी पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव, यानी कि आपका f' इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया, और f' इज ग्रेटर देन 0 हो गया। मीनिंग अपन ने पढ़ा है कि f' इज ग्रेटर देन 0 अगर किसी इंटरवल में होता है तो उस इंटरवल में आपका फलन कैसा होता है, वर्धमान होता है, और f' किसी भी इंटरवल में अगर लेस देन 0 होता है तो फलन कैसा होता है, हाशमान। तो f' इज ग्रेटर देन 0 आपको मिला है, मीनिंग आप कह पाओगे कि फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान। बेटा निरंतर वर्धमान और वर्धमान की भी अलग अलग थोड़ी सी कहानियां होती हैं, कि वर्धमान अगर सिंपल वर्धमान होता है तो इसका मतलब f' इज ग्रेटर देन 0, और निरंतर का मतलब f' इज ग्रेटर देन क्या ही होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन देख पा रहे हैं कि इसका मान 0 हो ही नहीं सकता, हमेशा कैसा ही मिलेगा, आपको 0 से बड़ा मिलेगा। मीनिंग अपन कह पाए कि जो इंटरवल आपको दे रखा है 0 to π/4, उसमें आपका जो ये फलन है वो कैसा फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 35 को देखना बेटे, क्या कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 35 में। तो बेटा 35 में आपको दिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है। प्रसार करने के कारण इसकी त्रिज्या में 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो जाती है। यानी कि आपको 3 सेंटीमीटर की क्या दे रखी थी, एक वृत्ताकार डिस्क दे रखी थी, उसको आपने हीट किया, गर्म किया, गर्म करने पर वो थोड़ी बढ़ी, और वो बढ़ा कितना, उसकी त्रिज्या में जो परिवर्तन आया वो कितना परिवर्तन आ गया बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आ गया। अब वो कह रहा है कि वह दर ज्ञात कीजिए जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या कितनी दे रखी हो, आपको 3.2 सेंटीमीटर दे रखी हो। यानी कि आपको किस में परिवर्तन चाहिए, इसके क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल यदि बढ़ रहा है तो उसका परिवर्तन आपको जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो देखना बेटा आपको किसके बारे में कहा है, कि जो आपको चद्दर का टुकड़ा दिया है वो वृत्ताकार डिस्क के रूप में दिया है। यानी कि किसकी चर्चा कर रहा है सवाल में, वृत्त की चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले तो वो चीज देखो जो आपको दे रखी है।
तो आपको क्या दे रखा है सवाल में बेटा, जो भी चीज दे रखी है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपन को दे रखा है क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है, प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। तो आपने मान लिया कि वृत्त का क्षेत्रफल a या s और त्रिज्या क्या है r। आप मान ले, माना कि वृत्त की त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल क्या है s है। तो आपसे कहा है कि त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, dr बाई डी टी क्यों दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड, किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में, कितना 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। और पूछा क्या है, वह दर ज्ञात कीजिए जिससे क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा हो, कब, जब आपकी रेडियस r बराबर कितना दे रखा हो, 3.2 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना बेटा, जो भी परिवर्तन पूछा है, किस में परिवर्तन पूछा है हमसे, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल s बराबर क्या पड़ा है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें परिवर्तन चाहिए, यानी कि t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर, बट आर का करना ना भूलें, क्या होगा dr बाई डी टी। तो यानी क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको किसका भी करना पड़ेगा, dr बाई डी टी का। तो देखिए बेटे, तो ds बाई डी टी r इक्वल टू कितना हो, 3.2 हो। तो देखना बेटा, जहां भी इस फंक्शन में क्या मिले, r का मान तो कितना रखना है, 3.2 रखना है। dr बाई डी टी आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 0.05 सेंटीमीटर गिवन है। तो कैलकुलेट करते हैं बेटा, 2 पाई r के स्थान पर कितना रख दिया पढ़ने, 3.2 इंटू dr बाई डी टी के स्थान पर कितना रख दिया, 0.05। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर लो। तो ds बाई डी टी r इक्वल टू 3.5 इक्वल टू, देखो बेटा इनके पॉइंट हटा लेते हैं एक बार अपन, तो 2 पाई इंटू 32 बाई 10 इंटू 5 बाई कितना हो गया 100। तो कर लो कैलकुलेट, 32 दूनी का 64 डिवाइड बाई कितना 5 और डिवाइड बाई कितना हो गया 1000। तो ds बाई डी टी r इक्वल टू 3 कितना 2। तो देखो बेटो, 5 चौका 20 का 0, 56 जो 30 और 2 32 पाई डिवाइड बाई कितना 100, नीचे कितनी जीरो है 3, तो दशमलव कितने अंकों के बाद 3 के। तो यानी कि जो भी कैलकुलेट करना चाहो 0.302 और क्या हो गया पाई। तो इस दर से क्या है, उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। क्षेत्रफल के यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या यहीं कैलकुलेट कर लो कि 32 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 6.4 और इंटू 0.05। कैलकुलेट कैसे भी कर सकते हो, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं कि आप 32 को 2 पाई से गुणा करें तो ये हो गया आपका 64 पाई, और 0.05 यानी 64 को किससे गुणा कर ले 5 से, तो 5 चौका कितना आएगा 20, फिर 6 पंजो 30 और 2 32, कितने अंकों के बाद 0, 1 ये 2 ये, तो वही 3 अंकों के बाद और क्या लगा दो पाई। सेम रिजल्ट आना है आपका, जैसा भी आपको कैलकुलेशन करना है। तो आपसे कहा गया था यदि उसकी त्रिज्या में इस तरीके का परिवर्तन हो रहा है तो उसके क्षेत्रफल किस तरीके से बदलेगा, तो उसका क्षेत्रफल 0.320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बदलेगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को, 36 दे रखा है, एल्युमिनियम की एक 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर की एक आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से समान वृत्त काटते हुए बने एल्युमिनियम के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाना है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेटे पहले भी अपने यानी कि प्रीवियस सवालों में ऐसे 2 सवाल कर चुके हैं जिसमें एक तो वर्ग दे रखा था आपको, और वर्ग के लिए कहा यदि एक वर्ग की भुजा, एक वर्गाकार चादर की भुजा कितनी हो 18 सेंटीमीटर, उसके कोनों पर क्या काटा जाए वर्ग। एक में कहा कि एक आयताकार चद्दर है जिसकी लंबाई तो 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, तब यानी कि उससे बने कोनों को काटकर एक ढक्कन रहित यानी फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है, तो उसका आयतन कैसा करना है उच्चिष्ट। तो ऐसी चीजों में बेटा आपको हमेशा प्रॉफिट वाली चीज होनी चाहिए कि आपको चद्दर का टुकड़ा कम से कम लेना है,
क्योंकि जब प्रॉफिट की बात हो तो आपको वो बड़ा सा बड़ा ही बनाना होगा कि चद्दर का टुकड़ा कम लगे, जब आप काटें तो आपका वेस्टेज काम भी कैसा हो, कम हो, और आप उसको काटने के बाद जो भी चीज बना रहे हो उसका आयतन क्या हो, बड़ा हो, अर्थात उसमें आप संदूक में ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकें, सामान रख सके। तो यानी कि आपको उसका आयतन कैसा ही करना है, मैक्सिमम ही करना है। तो उसके लिए देखो बेटा, आपको जो एक चद्दर का टुकड़ा मिला है 3 मीटर इंटू 8 मीटर की एक आयताकार चद्दर है। तो देखना बेटा कि मान लीजिए ये आपकी कोई चद्दर का टुकड़ा है आयताकार, तो ये तो आपकी कितनी हो गई, 8 मीटर तो लंबाई हो गई, और ये 3 मीटर इसकी क्या हो गई, चौड़ाई। अब उसने कहा है कि इसके कोनों पर आपको वर्ग काटना है। तो प्रत्येक कोने पर जब आप वर्ग काटोगे, तो इस कोने पर ये वर्ग काट दिया, इस कोने पर ये वर्ग काट दिया, इस कोने पर ये वर्ग काट दिया, और इस कोने पर ये वर्ग काट दिया। ऐसे वर्ग काटकर इन कोनों को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया, और इन फलकों को ऐसे करके अपन को क्या करना है, मोड़ना है, और मोड़कर क्या बनाना है, ढक्कन रहित संदूक बनाना है। क्या बनाना है, ढक्कन रहित संदूक। तो मान लीजिए ये जो टुकड़ा काटा है एक्स 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 एक्स, तो यहां से यहां तक की जो दूरी आपकी बचेगी टोटल 8 थी, 2x चला गया, तो 8 माइनस कितना रह गया, 2x। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो x ये चला गया, x ये चला गया, तो कितना बचा, 3 में से 3 माइनस 2x। अब देखना बेटे, अगर इस आयताकार चद्दर के कोनों को आपने ऐसे मोड़ा है और क्या बनाया है, संदूक बनाया है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होनी है कि यहां, यानी कि ये इसकी क्या रही, लंबाई कितना, 8 माइनस 2x, ये इसकी क्या रही, चौड़ाई 3 माइनस 2x। अब ऊंचाई के लिए कि ये जो आपने काटी है ये वाला, वो कितना है, x है, x को काट के आपने ऐसे खड़ा किया है, यहां से भी x को काट के ऐसे खड़ा किया है, मीनिंग यानी कि इसकी ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, x मीटर की होगी। अब आपको किसको उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है, संदूक बने इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात करना है। आयतन कैसा याद करना है, अधिकतम। और आयतन अधिकतम तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको वह पॉइंट पता हो जिस पर आप ये कह पाए कि आपका फंक्शन उच्चिष्ट है, और जिस पॉइंट पर उच्चिष्ट आएगा तो उसका आयतन भी कैसा आएगा, अधिकतम आयतन आएगा। तो बेटा ये जो बना है संदूक, जो बना है वो कैसे आकार का बना है, घनाभ के आकार का बना है। तो घनाभ का आयतन या संदूक का आयतन, संदूक का आयतन v इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या हो गया, ऊंचाई। तो v इक्वल टू लंबाई कितना है, 8 माइनस 2x है, चौड़ाई कितना है, 3 माइनस 2x है, और ऊंचाई कितना बना है, x। अब अपन इसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा जिसका अवकलन इजीली कर पाए वैसा काम करें, क्योंकि यहां देखोगे तो आपको लग रहा है u डॉट v डॉट w लगाना पड़ रहा है। तो u डॉट v डॉट w से बचने के लिए अपन सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके किसका फॉर्मूला काम कर ले, x की पावर n के फॉर्मूले में ले आए। तो v इक्वल टू इन दोनों को कर लेंगे, फिर लास्ट में x को कर लेंगे। तो 8 को 3 से गुणा किया तो 24, 8 दूनी 16x, माइनस का कितना 6x, माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना 4x स्क्वायर। अब ये पूरा मान किससे गुणा हो रहा है, x से। तो v इक्वल टू देखते हैं बेटा, पूरे को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x माइनस का 16 क्या, x स्क्वायर, माइनस का 6 x स्क्वायर, और प्लस का कितना 4x क्यूब। तो v इक्वल टू सिस्टम से लिखो, 4x क्यूब को पहले लिख लो, माइनस 16 और माइनस का 6 x स्क्वायर में है तो कितना 22x स्क्वायर, और प्लस का कितना 24x। तो बेटा देख पा रहे हैं, जिसको आपको उच्च सिद्ध करना है, जिसका अधिकतम मान ज्ञात करना है, v है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम एक सिंपल सा आपका इक्वेशन आ गया। और क्या इक्वेशन आ गया कि 4x क्यूब माइनस
22x² प्लस 24x, यानी इजीली आप इसका अवकलन करें, बराबर 0 रख के पॉइंट ज्ञात करें, दोबारा अवकलन करें, पॉइंट को आप जैसे ही रखें तो आपकी जो d2y/dx² d2v/dx² जो भी आएगा उस पॉइंट पर कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी कि जब सेकंड ऑर्डर उस किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव आता है तो अपन कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो आपका है, जो भी है वॉल्यूम है फंक्शन के रूप में, वो कैसा होगा, उच्चिष्ट। तो आइए बेटे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे ही v का किया तो चमका dv/dx, तो ये हो गया 4×12x² माइनस का 22 दूनी का 44x और प्लस का कितना हो गया 24। यानी कि आपने जैसे डिफरेंशिएट किया ये आ गया। अब अगर कल को आपको इसको मैक्सिमा सिद्ध करना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पॉइंट की। पॉइंट कब मिलेगा आपको, जब ये dv/dx जो आपकी स्लोप है इसको क्या होना पड़ेगा, 0। तो बेटा देखो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या dv/dx बराबर 0। तो ये जो भी आया उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो अपना आया 12x² माइनस 44x प्लस का कितना 24 इक्वल टू 0। तो देख पा रहे हैं बेटे सबसे कॉमन क्या आ जाएगा, जो भी है आगे लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट पे। आपको मिला 12x² माइनस का 44x और प्लस का 24, और प्लस का कितना है 24 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा 4 इसमें से भी आ रहा है, 4 इसमें से सबसे क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 4 कॉमन लेते हैं। 4 3 12, 11 चौकू 44, 4 6 24 इक्वल टू 0। 4 का इसमें भाग दिया तो ये तो क्या बन गया 0। तो 3x² माइनस 11x प्लस का 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी अब अपन देख पा रहे हैं कि अपन को जो इक्वेशन मिला है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब मान आप ज्ञात करते हो तो उसके लिए आपको यानी कि x के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनको जोड़े तो माइनस का 11x आए और मल्टीप्लाई करे तो कितना है 18x²। तो बेटा यानी कि माइनस x के ऐसे दो टुकड़े करो कि यानी कि उनको जोड़े तो कितना आना चाहिए 11x, और मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए 18x²। तो देखो देखिए आपके यानी कि क्या टुकड़े आते हैं, यानी कि 18 का यदि आप टुकड़ा करते हो तो 9 आया, कितना आया 3 आया, और कितना आया 3। तो यानी कि 9 और 2 11, यानी टुकड़े अपन के इजीली हो गए कि एक तो यानी कि 3 × 3 करोगे तो कितना आ गया 9 और 2। यानी कि जब भी आपसे फैक्टर नहीं होते हैं तो आप तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, अगर डायरेक्ट माइंड में नहीं आता है तो इनका फैक्टर करके ऐसा तोड़जोड़ इनमें देखें कि इनका यानी कि 9 दूनी 18 किया, मल्टीप्लाई पॉजिटिव 18 आ गया, और अगर 9 में 2 को जोड़ा तो कितना आ गया 11 आ गया। तो यानी कि अपन बेटे देख पाए कि जो टुकड़े आपके पास आए 3x² माइनस का कितना 9x माइनस का कितना 2x प्लस का 6 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया बेटा। अब देखना कहीं यहां बार बार गलती मत कर देना। मैं जैसे शॉर्टकट बताता था आपको तो वो शॉर्टकट तभी लागू होता था जब x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, एक यूनिट डिजिट में होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। अब यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 3, अर्थात यहाँ पर आपको वो स्टाइल काम में नहीं लेनी है, आपको ऐसे फैक्टर ही करने हैं उसके। तो बेटा 2 के जोड़े बना लो आप। जब पेयर बनाओगे तो दोनों से कितना कॉमन आ रहा है 3x। तो जब 3x कॉमन लोगे तो x माइनस का कितना हो गया 3, माइनस कितना ले लिया 2, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 और क्या x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू सीधा ही लिख दिया 2/3, और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना लिख दिया 3। तो देखना बेटा x इक्वल टू ये तो कितना आएगा 0.3 18, 3 18, x का मान 0.66 और x का मान कितना आया 3। अब देखो बेटा आपकी जो स्थिति थी कि आपने ये कंडीशन मानी कि 3 माइनस 2x, यानी कि जो भुजाओं की आपकी लंबाई 3 कि एक तो था 3 माइनस 2x और एक कितना था 8 माइनस 2x। अब x के कितने मान आए, एक तो x का ही मान आ गया 3। अब कल को यदि x का मान 3 आता है तो यहां रखते हो 6, इधर को तो मामला बचता है। लेकिन अगर कल को आपने यहां से 3 लंबाई का काटा
और इधर से 3 लंबाई का, तो कुछ काटने को बचेगा क्या? यानी x का मान आपका क्या नहीं हो सकता बेटा? 3 नहीं हो सकता। x का मान क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता। यानी आप 3 लंबाई का कोई चद्दर का टुकड़ा काट ही नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि अपन देख पा रहे हैं कि मान लीजिए ये टोटली कितनी लंबाई की है? 3 की है। अब अगर वर्गाकार टुकड़ा 3 इधर से काटा तो इधर को काटने को कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। अर्थात आपका x का मान क्या पॉसिबल नहीं है? 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका x का मान कितना आ गया? 2/3। अर्थात जो पॉइंट आपने निकाल लिया, जहां आप उस संदूक के आयतन को कैसा करने जा रहे हैं? उच्चित से सिद्ध करना जा रहे हैं। अर्थात अब जो पॉइंट आया उस पर द्वितीय कोटि के अवकलन में उस मान को रखेंगे, वैल्यू देखेंगे नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपका होगा d2v/dx²। तो बेटा यही था आपका 12x² माइनस 44x प्लस का 24 ही था dv/dx। चेक कर लो चाहे आप, dv/dx वही है 12x² माइनस का 4x प्लस 24। तो यानी कि इसका जब दोबारा अवकलन करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 24x और माइनस का कितना? 44 और कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो गया? 0। तो d2v/dx², x इक्वल टू कितना वैलिड था आपका? 2/3। जब आप रखोगे तो 24.2/3 माइनस का कितना? 44। d2v/dx², x इक्वल टू 2/3। तो कितना हो गया? 3 8 24, 8 दूनी 16 माइनस 44 घटाओगे तो कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। और जब किसी पॉइंट पर आपका द्वितीय कोटि का जो समाकलन है द्वितीय कोटि का जो अवकलन है सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, यदि उस पॉइंट पर नेगेटिव आ जाता है तो मीनिंग उस पॉइंट पर आपका जो भी फंक्शन है, चाहे वॉल्यूम हो, एरिया हो, जो कुछ भी हो, वो आपका कैसा होता है? मैक्सिमा। तो आप लिखोगे एट ए पॉइंट x इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम इज मैक्सिमा। यानी कि अपन ने एक बात तो सिद्ध कर दी सवाल में कि उस पॉइंट पर 2/3 पॉइंट पर आपका जो आयतन है किसका? संदूक का, वो कैसा हो गया? उच्चिष्ट। लेकिन उसने कहा उसका अधिकतम आयतन भी ज्ञात करना है, और जब आपको मैक्सिमम आयतन ज्ञात करना है तो उस पॉइंट को ले जाके आपको कहां रखना होगा? फंक्शन में रखना होगा। तो आपका फंक्शन था क्या? तो देख लेते हैं v बराबर था क्या आपका? तो v बराबर जो आपका फंक्शन था बेटा, ये था आपका आयतन वाला फंक्शन, ये था। यानी इस पूरे फंक्शन में आपको कितना रखना है? 2/3 रखना है। इस पूरे फंक्शन में आपको कितना रखना है? 2/3। और 2/3 रखने के बाद या यहां रख लो, आप छोटी कैलकुलेशन कर लो, यहाँ x 2 माइनस 2/x 3 2 माइनस x और x। तो यहां जब रखोगे आप तो देखो बेटा आपका जो v था वो क्या था? 8 माइनस 2x डॉट 3 माइनस 2x और डॉट x। तो क्या था पॉइंट आपका? x इक्वल टू 2/3 रखो, v इक्वल टू 8 माइनस सीधा लिखूंगा 4/3 डॉट 3 माइनस 4/3 डॉट 2/3। तो v इक्वल टू 8 ये 24 में से 4 गया तो 20/3, 9 में से 4 गया तो 5/3 इंटू 2/3। तो देखो v इक्वल टू कुछ कैंसिल होने को है नहीं, 5 दूनी 10, 10 को 20 से गुणा करोगे तो कितना? 200 और 9 है 27। तो जो उसका अधिकतम आयतन आएगा संदूक का वो कितना आ जाएगा? 200 डिवाइड बाई 27 आ जाएगा बेटा। तो देखते हैं आगे। समझना बेटा क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। एक निर्माता 5 माइनस x/100 प्रति इकाई की दर से x इकाइयों को बेचता है। यानी कि कोई निर्माता है जो किसी वस्तु को बेचता है और किस हिसाब से
कि 5 माइनस एक्स बाई 100 प्रति इकाई, कि एक वस्तु को जब वो बेचता है तो उसे कितना रुपए मिलता है, एक्स माइनस वो 5 माइनस एक्स बाई 100 रुपए एक वस्तु को बेचने पर मिलता है। फिर उसने कहा है एक्स इकाइयों का उत्पादित मूल्य। बात को समझना, एक एक लैंग्वेज को समझना, सवाल के मीनिंग को समझना कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा एक्स इकाइयों का उत्पादित मूल्य, कि उसने टोटल एक्स इकाई उत्पादित की, एक्स इकाई खरीदी हो या बनाई हो, उनका जो खर्चा आया उसके पास, जो उसके पास कॉस्ट लगी, जो लागत लगी, वो टोटल लगी थी एक्स बाई 5 प्लस 500। यानी कि मान लीजिए उसने एक्स यानी कि कोई वस्तुएं बनाई और उन वस्तुओं को बनाने के लिए जो कुल खर्चा आया उसके पास, जो कुल लागत लगी उसकी, वो लगी एक्स बाई 5 प्लस 500। और बेचने के हिसाब में उसने क्या कहा है कि 5 माइनस एक्स बाई 100 से तो उसने एक पीस को बेचा है। कितने पीस को बेचा है? एक पीस को। और टोटल पीस बनाए कितने थे? एक्स। अर्थात एक्स पीस को बेचने पर उसे जो लाभ होगा, जो पैसा मिलेगा, जो इनकम होगी, वो क्या होगी कि एक पीस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से। बात आ गई होगी समझ में? तो देखो बेटा, तो उसने कहा इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसे अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। यानी एक्स का मान बताओ कि जब वो, यानी कि एक्स, तो उसने कहा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसे अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी हो, कि एक्स का वह मान बताना है ताकि वो उसको किस हिसाब से बेचे ताकि उसे लाभ कैसा हो जाए? अधिकतम। तो देखते हैं बेटा सवाल को, कि अपन से कहा एक निर्माता 5 माइनस एक्स बाई 100 प्रति इकाई की दर से बेचता है। तो पहले मान लेते हैं, माना उत्पादित वस्तुओं की संख्या कितनी है? एक्स। कितनी है? एक्स। अब उसने कहा एक्स इकाइयों का उत्पादित मूल्य, एक्स इकाइयों का उत्पादित मूल्य, और इस उत्पादित मूल्य को मैं कह रहा हूं कॉस्ट प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य से डिफाइन कर रहा हूं कि अगर कल को आपने इसको खरीदा है एक्स इकाइयों को, वो टोटल कितने में खरीदा है? एक्स बाई 5 प्लस 500 में। अब अपन को अगर प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो पहले प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट का समीकरण चाहिए। और प्रॉफिट कब होगा? जब आपने किसी वस्तु को कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा हो, तभी प्रॉफिट होगा, तभी प्रॉफिट का मैक्सिमम, यानी कि यहां आप बेच रहे हो तो इसका मतलब मैक्सिमम में बेच रहे हो, तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो प्रॉफिट का इक्वेशन आप निकाल पाओगे। अब देखना, अब जो विक्रय मूल्य की स्थिति है, बेचने की स्थिति है, वो उसकी क्या रही है? उसने कहा है कि 5 माइनस एक्स बाई 100 प्रति इकाई। अगर एक वस्तु को बेचता है आज वो, तो उसे वो कितने रुपए देकर जाती है, कितने में बेचता है? 5 माइनस एक्स बाई 100 में बेचता है। और टोटल वस्तुएं बेचनी कितनी है उसको? एक्स। जितनी वस्तुएं बनी है वो सारी की सारी उसे बेचनी है, तो उसका जो यानी कि विक्रय मूल्य होगा, एक्स इकाइयों का विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा बेटा कितना, कि एक का कितना दे रखा है? 5 माइनस एक्स बाई 100, और उसको किससे गुणा कर दें? एक्स से। तो ये आपका हो गया क्या? कॉस्ट प्राइस। ये आपका हो गया क्या? सेलिंग प्राइस। अब यदि आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपको लाभ होगा, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कम रही होगी, आपका खर्चा कम रहा होगा, और आपने बेचा है वो पैसा ज्यादा रहा होगा, तो आपको प्रॉफिट चाहिए पी। एक समीकरण बनाने जा रहा हूं प्रॉफिट का, जिसको किससे नाम दे दिया? पी। और प्रॉफिट बेटा तभी होता है जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, यानी कि आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5 माइनस एक्स बाई 100 डॉट एक्स माइनस क्रय मूल्य कितना था? एक्स बाई 5 प्लस 500। यानी कि ये आपने जिसको उच्छिष्ट सिद्ध करना है कि वो संख्याओं ज्ञात करनी है जहां उसको प्रॉफिट कैसा हो? मैक्सिमम हो, तो वो प्रॉफिट का इक्वेशन निकाल लिया।
और प्रॉफिट का इक्वेशन क्या निकाल लिया, 5 माइनस एक्स बाई 100 डॉट एक्स माइनस एक्स बाई 5 प्लस 500, मीनिंग कि आपने विक्रय मूल्य में से किसको घटा दिया, क्रय मूल्य को, क्योंकि लाभ तभी होगा जब आपका विक्रय मूल्य तो अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो कैलकुलेट कर ले और इसको एक सिंपल इक्वेशन में दे दे ताकि अपन इजीली इसका क्या कर पाए, डिफरेंशिएशन कर पाए। तो P इक्वल टू जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5x और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया, ये 100, ये कितना हो गया माइनस का x बाई 5 और माइनस का ही, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है बच्चों, माइनस का, तो माइनस का कितना हो गया 500। तो देखो बेटे ये इक्वेशन आपके पास आ गया। अब यानी कि आपको अगर लाभ को उच्चिष्ट से सिद्ध करना है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जीरो बराबर रख के पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उस पॉइंट को चेक करना पड़ेगा और पॉइंट पर यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट है, जो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो देखना बेटा अब इस पूरे इक्वेशन का अपन को डिफरेंशिएशन करना है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस एक्स बाई 5 माइनस का 500 का। तो आगे लिखते हैं बेटा इसको कि जो आपका प्रॉफिट का इक्वेशन आया P इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस एक्स बाई 5 माइनस 500, यानी कि एक छोटा सा प्रॉफिट में आपने इक्वेशन निकाल लिया जिसको आपको प्रॉफिट को कैसा सिद्ध करना है, मैक्सिमा सिद्ध करना है। तो देखो बेटो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dp बाई dx, 5x का 5 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू 5 बाहर आ गई, x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, यहां समझना, माइनस 1 बाई 100 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2x, माइनस 1 बाई 5 कांस्टेंट वैल्यू बाहर बट x का करोगे तो 1, लिखने की आवश्यकता है। 500 पूरा कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, यानी कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि आपका dp बाई dx ये इक्वेशन आ गया। अब आपको पॉइंट चाहिए तो आपका dp बाई dx यानी कि ये जो स्लोप आई है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या कि dp बाई dx बराबर क्या होगा 0। तो देखना बेटा 5 माइनस इसको कैंसिल करके 50 लिख देता हूं, तो x बाई कितना 50 माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू 0, x को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो नेगेटिव x माइनस 50 इधर को जाएगा तो पॉजिटिव, तो x बाई 50 पॉजिटिव। अब ये जैसे के जैसे हैं तो 5 और ये कैसा है नेगेटिव, 1 बाई कितना है 5। तो देखो बेटा x बाई 50 इक्वल टू 25 में से एक गया तो 24 बाई कितना हो गया 5, कैंसिल जब करोगे तो कितना आ गया 10, तो x इक्वल टू 24 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटे, तो x इक्वल टू कितना आ गया 240। यानी कि देख पा रहे हैं आपने वह पॉइंट ज्ञात कर लिया, पॉइंट का मतलब वो वस्तुओं की संख्या ज्ञात कर ली जहां उसको मैक्सिमम क्या होना है, लाभ होना है। अब मैक्सिमम लाभ के लिए दिखाना तो पड़ेगा सेकंड ऑर्डर को, तो अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d2p बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटा dp बाई dx ये रहा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू करोगे तो क्या हो गया 0, यहां क्या बचा था आपके पास x बाई 50, तो माइनस 1 बाई 50 तो आपने लिया बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में किया तो कितना हो गया 1, फिर ये कैसी वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो गया 0, तो d2p बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 240। अब यहां तो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि कुछ भी वैल्यू रखो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये दिख कैसी रही है आपको नेगेटिव, और नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ d2p बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 240 लेस देन क्या आ गया 0, और लेस देन 0 पर जो आपका फलन, फलन क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसा हो गया मैक्सिमा हो गया। और आपको यही बात करनी थी कि यानी कि इस तरीके से बेचे, इस तरीके से खरीदे तो उसका लाभ जो है अधिकतम होना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि वो वस्तुओं की संख्या भी बताओ, कहा है अपन से, देखो सवाल में
कि अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए यानी कि उसे कितने x, तो इकाइयों की संख्या वह संख्या भी आपको डिफाइन करनी है जहां पर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो उसके लिए बेटे वो अपन देख पा रहे हैं कि आपका जो x का मान आया है किस पर आया है, x इक्वल टू 240, यानी कि वो वस्तुओं की उत्पादित जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 240 होगी। तो वहां पर उससे लाभ जो होगा वो कैसा होगा, अधिकतम होगा, यानी कि वो मैक्सिमम लाभ प्राप्त कर पाएगा। तो देखो बेटा नेक्स्ट, तो देखना बेटे ये आपके मिससेलेनियस के जितने भी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल थे वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब मिससेलेनियस की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चनों को कि किस तरीके से आपको क्वेश्चनों को करना है। तो मिससेलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एक्स इक्वल टू ई पर कैसा है, उच्चतम है। यानी कि आपको कैसा सिद्ध करना है, मैक्सिमा सिद्ध करना है। कैसा सिद्ध करना है, मैक्सिमा। और अपन बेटे उस पूरा मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ चुके हैं कि किसी फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा सिद्ध करने के लिए कितने टेस्ट यूज करते हैं, 2 टेस्ट यूज करते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अपन ने मैक्सिमम जो भी यूज किया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज किया है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो तब यूज कर लेते हैं जब सेकंड अवकलन करने में आपको क्या आ रही हो, थोड़ी दिक्कतें आ रही हो, जटिलता हो रही हो, कोई बड़ा डिफरेंशिएशन सेकंड टाइम में जा रहा है। बाकी आपको जो भी चेक करना है किससे ही करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस सवाल में भी आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एक्स इक्वल टू ई, यानी कि एक और सुविधा कर दी इस सवाल में, आपको ऑलरेडी क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया। ऑलरेडी आपको क्या दे दिया, पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे बताओ कि ये फलन कैसा है, उच्चिष्ट है, यानी कि आपको पॉइंट भी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। जो पॉइंट आप करते हो स्लॉप को यानी कि 0 के बराबर रखते हो, जो भी आपका dy बाई dx आता है 0 के बराबर रखते हो, और जो पॉइंट निकालते हो उस पॉइंट के भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसने ऑलरेडी आपको पॉइंट दिया x इक्वल टू ई पर, कि चेक करो कि ये फलन कैसा ही होना है, मैक्सिमा ही होना है। तो बेटा वैसे मैं अभी इस सवाल में आपको पॉइंट भी निकालूंगा, लेकिन जो पॉइंट अपना भी आएगा वो भी कितना ही आएगा, ई आएगा। लेकिन अगर बोर्ड में ये सवाल आता है, क्वेश्चन आता है और आपसे कहता है कि x इक्वल टू ई पर जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स जो आपका फंक्शन है ये उच्चिष्ट है, सिद्ध करना है, तो फिर वहां आपको टाइम को बचाना है, अपनी एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होगी वहां पर। तो उसके लिए आपको टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी उसने पॉइंट दे रखा है कि एक्स इक्वल टू ई पर ये फंक्शन कैसा ही होना है, मैक्सिमा। तो आपको उसके लिए पॉइंट ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ जो पॉइंट आपका आएगा एक्स इक्वल टू ई ही आएगा, जिस पर अपन बता पाएंगे कि ये फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है। तो देखिए बेटे कि आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसको लिखो, और मैंने कहा था मैक्सिमा और मिनिमा में कि फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है, जो भी फंक्शन दे रखा है किसके, y के इक्वल लिखेंगे। तो y इक्वल टू आपने लिखा log x डिवाइड बाई एक्स। सेकंड काम क्या कहा कि उसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, y का जब करोगे तो क्या चमकेगा, dy बाई dx। तो log x डिवाइड बाई एक्स यानी कि u अपॉन v आपको काम में लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर, एक्स ऐसे कैसे, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसे कैसे, एक्स का कितना हो गया 1, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस क्या हो गया, लॉग एक्स डिवाइड बाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब उसने ऑलरेडी वैसे तो आपको पॉइंट दे रखा है, दोबारा पॉइंट ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि रियल में एक्स इक्वल टू ई पॉइंट आने वाला है या नहीं आने वाला है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको टाइम को बचाना है, बिल्कुल समय को बचाना है, आपको पॉइंट ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने ऑलरेडी आपको पॉइंट दिया है इस सवाल में, तो अपन से कहा है कि x इक्वल टू ई पर ये इसका क्या सिद्ध करना है, आपको मैक्सिमा। फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आपका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा 0, तो 1 प्लस log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर 0 तो हो ही नहीं सकता, तो हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0, तो log x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -1। log x डिवाइड बाई एक्स अपन ने किया, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे, log x का 1 बाई एक्स
प्लस लॉग एक्स ऐसे के ऐसे एक्स का कितना हो गया 1। तो ये कंडीशन अपने पास आ गई फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा मिस्टेक कर गए, u अपॉन v में ये प्लस का साइन नहीं होता है, किसका होता है, माइनस का। तो दोबारा देख लेते हैं। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू r, तो y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर, v ऐसे के ऐसे ही, x ऐसे के ऐसे ही, log x का 1 बाई एक्स प्लस यानी कि माइनस log x ऐसे के ऐसे ही, x का करोगे तो कितना 1। तो करो कैलकुलेट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल, 1 माइनस log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब आपको पॉइंट मैं निकाल कर बता देता हूं कि जो पॉइंट आना है वो x इक्वल टू ई आना है। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो 1 माइनस log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस log x इक्वल टू क्या 0, नेगेटिव log x इधर को गया तो पॉजिटिव, तो log x इक्वल टू कितना 1। तो देखो बेटा log x बचपन में पढ़ा होगा, log e बेस e होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 1 को मैंने चेंज कर दिया किसमें, log e में, log से log कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या चमक गया आपके पास e। और उसने भी कह रहा है कि कौन से पॉइंट पर ही चेक करना है, x इक्वल टू e पर, और अपने पास जो पॉइंट आया है वो भी x इक्वल टू क्या ही आया है, e आया है। तो देखो बेटा अगर इस पॉइंट पर चेक करना है तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो यानी कि जो भी फंक्शन आया dy बाई डी एक्स 1 माइनस log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो देखो बेटा आपके पास जो dy बाई डी एक्स आया है वो आया है 1 माइनस का log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वही वापस u अपॉन v, तो u का स्क्वायर, u ऐसे के ऐसे, v का अवकलन करना है, v पे क्या है 1 माइनस log x, 1 का करेंगे तो 0 और माइनस log x का करेंगे तो माइनस का x, माइनस 1 माइनस log x ऐसे के ऐसे। अब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, तो कितना हो गया 2x, कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक x से तो एक x क्या हो गया कैंसिल, तो ये तो बचेगा माइनस का x, इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इसको करेंगे तो कितना हो गया 2x और माइनस का 2x और क्या हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे ही छोड़ो, माइनस का x माइनस 2x 1 माइनस क्या log x डिवाइड बाई x की पावर कितना 4, कौन सा पॉइंट आया था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू किस पर चेक कर रहे हो, e पर रखो, माइनस e माइनस 2e 1 माइनस log e डिवाइड बाई e की पावर 4, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू e। तो देखो बेटा नेगेटिव e, अब log e की वैल्यू तो कितनी होती है 1, 1 में से 1 गया तो कितना 0, और 0 से यहां तक का मामला मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 0, फिर से log e की वैल्यू 1, 1 में से 1 लेस करोगे तो 0, और 0 से जब माइनस 2e मल्टीप्लाई होगा तो कितना 0, तो माइनस e डिवाइड बाई e की पावर 4, तो ये e अपॉन e की पावर 4 तो कैसा है पॉजिटिव, बट बाहर किसका साइन है नेगेटिव का, मीनिंग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेस देन क्या हो गया 0, और जब सेकंड ऑर्डर किसी भी पॉइंट पर क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए तो आप लिखोगे एट ए पॉइंट x इक्वल टू ई फंक्शन इज मैक्सिमा। और बेटा यही अपन से प्रूव करवाया था कि जो पॉइंट x इक्वल टू ई आपको मिला है उस पर बताइए कि आपका फंक्शन कैसा है, उच्चिष्ट है, मैक्सिमा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखना बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपके मिससेलेनियस का। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित आधार b के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं
3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल भी कैसा दे रखा है, समद्विबाहु। एक एक चीज को पकड़ना है, किसी निश्चित आधार बी, यानी कि उस समद्विबाहु त्रिभुज के आधार को चेंज नहीं कर सकते हम। उसका आधार क्या मान लिया उसने, बी दे दिया, तो आपको वी बी ही मानना है। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, जो भी समान दो भुजाएं होंगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज होगा ही तब जब दो भुजाएं कैसी होंगी, समान। और जो समान भुजाएं होंगी वो किस दर से बदल रही हैं, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। और घटने का मतलब जब उसका परिवर्तन घटता है तो उसका परिवर्तन को नेगेटिव दिखाते हैं, और बढ़ता है तो कैसा दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं। तो नेगेटिव साइन लगा दो उसके परिवर्तन में, जो भी भुजा मानो एक्स मानो तो dx बाई dt, माइनस में दिखा दो। आगे की कहानी गई, उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं किसके बराबर हो, आधार के बराबर। इस समय परिवर्तन चाहिए जब त्रिभुज की जो का आधार के बराबर उसकी क्या हो, भुजा, यानी x बराबर क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, किसमें परिवर्तन चाहिए, क्षेत्रफल में। तो एक एक चीज को समझना बेटा कि आपको सवाल में क्या क्या कहानियां दी गई है। कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल अपन ने बनाया है। ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, समद्विबाहु। और उसने पहले से कहा है कि इसका जो ये आधार है वो क्या ही है बेटा, बी। सवाल में दे रखा है, इसको बदलाव मत करना, जैसा है उसने जैसा कहा है, बी कह दिया तो बी, ए कह दिया तो ए, सी कह दिया तो सी। अगर वो कुछ भी नहीं देता है तो फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आधार को अपन क्या माने। अब समान भुजाएं ये हैं, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा, दोनों भुजाएं कैसी है, समान। तो समान है तो इनकी लंबाई भी समान होगी, और उस लंबाई को अपन ने क्या मान लिया, x। x का ये है और x की ही ये है, ठीक है। यानी कि जैसा सवाल ने कहा, निश्चित आकार b का एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाओं की लंबाई अपन ने क्या मान ली, x। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल में क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। यानी कि ये समान भुजाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होकर ये भुजाओं की लंबाइयां क्या कर रही हैं, घट रही हैं। मीनिंग आपको क्या गिवन है उसको भी लिखो। आपको गिवन है dx बाई dt घट रही है, यानी कि -3 सेंटीमीटर पर सेकंड कि इस दर से आपकी उस समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो रही है, घट रही है। और आगे बढ़े, उस समय जब त्रिभुज की समान भुजा आधार के बराबर हो, यानी कि x बराबर क्या हो, b हो, तब उसके क्षेत्रफल किस तेजी से घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल को s माना तो ds बाई dt। और कब, जब समान भुजा किसके बराबर हो जाए, आधार के समान भुजा की लंबाई क्या मानी है बच्चों, x। यानी x बराबर b पर आपको इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्र, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या चाहिए, परिवर्तन चाहिए। अब बेटा यहां तक की तो बात सही हो गई कि आपने ये S माना है, S है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो उसमें परिवर्तन चाहिए, तो पहले अपन को उस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या चाहिए, समीकरण चाहिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का समीकरण कहां से मिले, तभी तो अपन उसमें समय के रेस्पेक्ट में परिवर्तन कर पाएंगे। यानी कि अब पूरी जो कहानी थी वो तो अपन ने लिख ली, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पता चल गया। लेकिन करने के लिए भी तो कोई फंक्शन होना चाहिए, अपने पास कोई इक्वेशन होना चाहिए। तो इक्वेशन आपको नजर आ रहा है कि S है, S क्या है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि अब आपको किसके लिए काम करना है, उस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए काम करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो चाहे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो इससे देखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना है आपका। तो देखो बेटे कि यह अपन ने क्या डाल लिया, इस पर ऊंचाई h हो गई, ये ऊंचाई क्या हो गई इसकी, h। तो बेसिक ही किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अपन ने इसका नामांकन कर दिया कि ये a है,
ये बी है, ये सी है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या चाहिए बेटा अपन को? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखना बेटा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? एस बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये आपका उसका क्षेत्रफल होगा। यानी किस किस के लिए काम करना है आपको इस पूरे फंक्शन में कि आधार पता हो, तो आधार बिल्कुल पता है, गिवन है सवाल में, कुछ करना ही नहीं है। कितना दे रखा है? बी। कितना दे रखा है? बी। अब ऊंचाई क्या है? एच। क्या एच आपको पता है क्या? तो आपको किसके लिए काम करना पड़ेगा? एच के लिए काम करना पड़ेगा। और एच के लिए देखो क्या काम पड़ना, तो यानी कि ये समद्विबाहु है, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया, यानी कि ये यहां से यहां तक कितनी होगी आपकी? b/2। और यहां से यहां तक भी कितनी होगी आपकी? b/2। अब देखना, अगर इस पॉइंट को अपन कोई भी नाम दे दें, d दे दें, तो ADC क्या एक समकोण त्रिभुज है? ADC क्या एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस परिमेय में सबको पता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो वहां से अपन किसका रिलेशन निकाल पाएंगे? H का। तो इसको तो दे दिया अपन ने समीकरण 1, इसको तो अपन ने क्या दे दिया? समीकरण 1। अब आप काम कर रहे हो ऊंचाई के लिए। किसके लिए काम कर रहे हो? ऊंचाई के लिए, कि H क्या होगा? तो अपन लेंगे समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में, तो पाइथागोरस परिमेय लगा रहा हूं बच्चों, आधार का स्क्वायर b/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू कर्ण। कर्ण क्या है बोलो? x स्क्वायर। तो क्या होगा? b²/4 प्लस h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? x स्क्वायर। अपन को तो किसका मान चाहिए? h का। तो h स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस b²/4। तो h इक्वल टू जो आएगा अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस b² कितना आ जाएगा? 4। यानी कि आपने हाइट भी पता चल गई, उसका आधार भी पता चल गया, तो आप क्या निकाल सकते हो? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखना बेटा, S इक्वल टू 1/2 आधार कितना है? b, और ऊंचाई कितनी आई है आपकी? x स्क्वायर माइनस b²/4 का क्या? अंडर रूट। ये आपके पास क्या आ गई? उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या आ गया? क्षेत्रफल। अब इसमें परिवर्तन चाहिए आपको। इसमें क्या चाहिए? परिवर्तन। यानी इसका आपको क्या करना है? अवकलन करना है। तो देखो बेटा, और मैं छोटा सा एक और लिख देता हूं, b/2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस b²/4, ये हो गया आपका। अब देखना है आपको अवकलन किसके रेस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन करना किसके रेस्पेक्ट में। तो b आया है, 2 आया है, x आया है, कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट? तो उसने पहले से दिया गया था आधार b, तो जो भी सवाल में दिया है वो आपके लिए कैसा है? कांस्टेंट। यानी b क्या है? कांस्टेंट है। बाकी 2 आपको पता ही है कैसा है? कांस्टेंट है। तो वेरिएबल केवल और केवल आपको क्या नजर आ रहा है? x। यानी इस पूरे s का जो इसमें वेरिएबल है वो क्या है? x है। तो यानी कि आपको परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन चाहिए तो किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है? समय के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ds/dt जब आप करोगे तो b/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आनी है बेटा। जब किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो बाहर आता है, केवल कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब इस पूरे को x पढ़े तो रूट x का क्या पड़ा है? 1/2 रूट x, तो कितना? x स्क्वायर माइनस b²/4। अब जिसको x पढ़ा है उसका दोबारा करेंगे, तो किसको? x स्क्वायर माइनस b²/4। अब x स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा? 2x। b²/4 का करोगे तो कितना आएगा? कांस्टेंट का 0। पर आप करने किसके रेस्पेक्ट में जा रहे हो? t के रेस्पेक्ट में। यानी कि x का भी करना पड़ेगा, और x का जब करोगे तो क्या आएगा? dx/dt आएगा बेटा। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से 2 अपन ने क्या कर लिया? कैंसिल। तो देखो बच्चों क्या लिखा है?
डी एस बाई डी टी इक्वल टू बी एक्स डिवाइड बाई 2 अंडरवुड एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर और डी एक्स बाई डी टी। तो देखना, अब आपको जो क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए था बच्चों, वो x इक्वल टू बी, कि उसकी आने की आधार के बराबर क्या हो जाए, समान भुजा हो जाए। तो समान भुजा क्या मानी थी, x, आधार क्या दे रखा था, b, यानी x बराबर b पर, x बराबर b पर। तो इस पूरे फंक्शन में जहां भी x नजर आएगा आप क्या रखोगे, b। और क्या वैल्यू मिली है, dx बाई डी टी। क्या वैल्यू मिली है, dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी तो उसने दे रखा है आपको कि उसमें जो बदलाव हो रहा है, यानी कि dx बाई डी टी उसकी भुजा घट रही है। और वो किस हिसाब से घट रही है, -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस किस बात को शो कर रहा है कि उसकी जो भुजा है, समान भुजाएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, वो घट रही है, माइनस। अगर माइनस को हटा के पॉजिटिव में लिखना चाहो तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। तो देखना बेटा, आपको जो परिवर्तन चाहिए x इक्वल टू बी पर चाहिए। तो इस पूरे फंक्शन में x इक्वल टू क्या रखेंगे, b। तो देखना बेटे, पहले तो आगे तो ds बाई डी टी अपन को लिखना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, ये था ds बाई डी टी बी एक्स डिवाइड बाई 2 अंडरवुड एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 डी एक्स बाई डी टी। एक बार और चेक कर लेते हैं, बी एक्स बाई 2 अंडरवुड एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 डी एक्स बाई डी टी। तो देखना बेटा, आपको कब चाहिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, जब उसकी समान भुजा किसके बराबर हो जाए, आधार के, अर्थात x इक्वल टू क्या हो जाए, b। तो देखना, जहां भी इस पूरे फंक्शन में x मिलेगा वहां तो क्या रखोगे, b रखोगे। और dx बाई डी टी की वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, यानी कि कैसी वैल्यू रखनी है, -3। तो देखो, x के स्थान पर b रखेंगे तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना, 4, और डॉट में कितना हो गया, -3। तो ds बाई डी टी एक्स इक्वल टू बी कैलकुलेट करते हैं तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखना, 4b स्क्वायर एलसीएम लोगे तो 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और कितना, -3। तो ds बाई डी टी एक्स इक्वल टू बी। तो देखो, -3b स्क्वायर -3b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डॉट 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो 3b स्क्वायर। अब 3 का तो निकलता नहीं है तो √3, बट b स्क्वायर का कितना निकलता है, b डिवाइड बाई, अब ये 4 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना, 2। तो ये 2 से तो 2 क्या हो गया, कैंसिल। एक b से एक b क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, ds बाई डी टी एक्स इक्वल टू बी। देखो बेटा, माइनस का 3 और नीचे कितना, √3, माइनस का तो 3 और नीचे कितना, √3। तो ds बाई डी टी एक्स इक्वल टू बी। तो 3 को लिख पाओगे क्या, √3 इंटू √3, एक √3 से √3 कैंसिल, तो माइनस का √3। तो माइनस साइन किस बात को शो कर रहा है कि उसके जो क्षेत्रफल में परिवर्तन आ रहा है वो क्षेत्रफल कैसा हो रहा है, घट रहा है।
तो बेटा आपसे जो कहानी कही कि यदि उसकी समान भुजा dx बाई dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घटे तो उसके क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है। अपन देख पा रहे हैं कि जो साइन आया है वो नेगेटिव आया। नेगेटिव किस बात को शो कर रहा है कि इस क्षेत्रफल में जो समय के रेस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, कब, जब उसकी यानी कि समान भुजा किसके बराबर हो, आधार के बराबर। तो किस दर से घट रहा है, -√3 यूनिट जरूर लगाएं। क्षेत्रफल का होगा तो क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो बेटा कुछ सवाल थे जो विविध के अपन ने आज लोग पढ़े, बाकी के सवालों की क्लासें नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आपको समझ में आया होगा बेटा ये बातें।